जेडी एनुअल समिट 2025, जिसमें होंगे 100 से ज़्यादा आपके जाने पहचाने वक्ता। इस कार्यक्रम को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है। सनातनी धरोहर को बचाने के लिए जेडी समिट में योगदान करें और याद रखें कि हर एक योगदान महत्वपूर्ण है। कुछ स्पीकर्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, जैसे आनंद रंगनाथन, विष्णु शंकर जैन, सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, अनुपम मिश्र और कई और वक्ता जो सनातन धरोहर के लिए काम कर रहे हैं। आपका योगदान शत्रुबोध का मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए और डोनेट करने के लिए नीचे लिंक दिए हुए हैं और आप सपोर्ट के लिए QR भी स्कैन कर सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऊपर जो आपको QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमारी दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 को आप कृपया सहयोग करें, उसमें कंट्रीब्यूट करें। और ये जो थीम है इस बार की वो शत्रुबोध है और ये शत्रुबोध आपको एक हिंदू इकोसिस्टम को बनाने में एक सहायता करेगा। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडी वालों ने एक बड़ा आंदोलन करने का प्रयास किया। बड़ा आंदोलन तो किसको क्या कहें कि बड़ा आंदोलन का मतलब वो कोई 200-300 लोगों को लेके और कुछ बड़े बड़े नेताओं को लेके और वो कहे कि साहब हम 300 लोगों के साथ हम मिलेंगे। किससे? इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने उनको 30 लोगों की परमिशन दी। अब यदि आप कभी इलेक्शन कमीशन में गए हो, देखिए मैं तो कई बार गया हूँ वहाँ पे एज ऑब्जर्वर अटेंड करने, वहाँ पे मीटिंग्स इत्यादि होती हैं। और वैसे जब ऑब्जर्वर की बड़ी मीटिंग होती है तो वो विज्ञान भवन में करते हैं, लेकिन वैसे ब्रीफिंग इत्यादि के लिए छोटी जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसके लिए उनका एक कॉन्फ्रेंस हॉल है और उसमें वो करते हैं। और उसमें आप ये समझ लीजिए कि लगभग 100 लोग आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग ऐसा कीजिए कि 30 लोगों के साथ में आ जाइए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, जिस समय शेड्यूल वगैरह अनाउंस होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसी हॉल में होती हैं। इतना बड़ा हॉल नहीं है वो। तो 30 लोग भी यदि जा रहे थे तो 30 लोगों को भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने कक्ष में तो मुझे नहीं लगता कि आसानी से अकोमोडेट कर सकते थे। हालांकि 30 लोगों को वो अपने कक्ष में अकोमोडेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुर्सियाँ वर्सियाँ डलवा के। ठीक है, चलिए। अब ये कह रहे नहीं साहब हम तो 300 लोगों के साथ जाएंगे। तो 300 लोगों के साथ में जाके आप इलेक्शन कमीशन से बात करने जा रहे हैं या आप इलेक्शन कमीशन को धमकाने जा रहे हैं? बात एक ही है और बात यह है इलेक्शन कमीशन की नहीं है। ये बात जो है वो आ रही है उसी डीप स्टेट से, उसी सोरोस मेथोडोलॉजी से। और इस समय चूँकि जो रेडनेक्स हैं, रेडनेक्स मतलब नियोकॉन्स भी कहते हैं उनको, जो ट्रंप का जो मागा क्राउड है, वो ट्रंप का मागा क्राउड भी इस समय मोदी के विरोध में खड़ा हो रहा है। ट्रंप भी मोदी के विरोध में खड़ा हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो टेम्पलेट है वो बांग्लादेश का टेम्पलेट है। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि इनको पूर्णतः निश्चय हो गया है। पूर्णतः निश्चय इसलिए भी हो गया कि देखिए इन्होंने आप सिंदूर की डिबेट एकदम से छोड़ दी। आप सिंदूर हुआ, आप सिंदूर की डिबेट के लिए बड़ा हल्ला किया इन्होंने। जब डिबेट हुई तो डिबेट में बुरी तरह से पिटे। और उसके बाद जब एयर चीफ मार्शल ने AP सिंह जी ने जो खुलासा किया कि हमने कितनी बुरी पिटाई की, क्योंकि इनका यही था ना कि साहब के हमारे कितने जहाज़ गिरे। उनका हमारे जहाज़ गिरे, रुक जाओ, पहले हम आपको ये बताते हैं कि सामने वालों के कितने जहाज़ गिरे। लेकिन सामने वालों के जहाज़ गिरने पर किसी भी कांग्रेसी नेता ने खुशी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की, उनको प्रसन्नता हुई नहीं।
लेकिन उसके बाद उन्होंने ये तय कर लिया कि भाई ये ऑपरेशन सिंदूर का आप कुछ भी कहना फजूल है, तो इसको पूरी तरह से आप छोड़ दीजिए। और ऑपरेशन सिंदूर का जिस दिन ये पूरा चीफ मार्शल AP सिंह ये खुलासा कर रहे थे, उसके अगले दिन वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर वोट चोरी के ऊपर कूद पड़े। देखिए SIR भी चेंज कर दिया, SIR से वोट चोरी पे आ गए। और वोट चोरी को लेके महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को लेके जो उन्होंने कहा, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो उनसे डिक्लेरेशन मांगा, ओथ पे ये कहने को कहा, कंप्लेंट मांगी, वो सारी बातें आपके ध्यान में हैं। बात यह है कि ध्यान कीजिए कि हसीना वाजेद का जो तख्ता पलट हुआ 5 अगस्त 2024 को, उसके पहले का घटनाक्रम याद कीजिए। और उसके पहले का घटनाक्रम 2008 से आरंभ होता है, लगभग 2008 से ही मान लीजिए आप, क्योंकि 2008 में जो बांग्लादेश के चुनाव हुए थे, 2008 के चुनाव में उस समय एक मिलिट्री शासन था। उस मिलिट्री शासन के अंतर्गत ये चुनाव हुए थे और उस चुनाव में भारी बहुमत से हसीना वाजेद की अवामी लीग चुनकर आ गई थी। अब आप देखें कि अगला जब चुनाव होना था 2013 में, तो 2013 के चुनाव के पहले हंगामा मचा दिया गया। हंगामा मचाया गया BNP यानी खालिदा जिया की पार्टी द्वारा या HM इरशाद की जातीय पार्टी द्वारा, इनके सबकी तरफ से बड़ा हंगामा मचाया गया और ये कहा गया कि साहब कि आप संविधान बदलिए, क्योंकि हसीना वाजेद ने आते ही संविधान में कुछ संशोधन किए थे और संविधान में संशोधन करके इलेक्शन कमीशन को, जिस तरह से भारत की प्रथा है उसी प्रकार से इलेक्शन कमीशन को चुनाव करवाने का पूरा दायित्व सौंप दिया था। और जिस प्रकार से इससे पहले चुनाव हुए थे जिसमें मिलिट्री ने टेक ओवर करके कराया था, वो सारी व्यवस्था समाप्त कर दी थी। तो यहाँ पर हंगामा मचाया गया कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके और इंटरिम गवर्नमेंट का प्रोविज़न लाइए और इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के साथ में मिलकर चुनाव करवाए। ये बात नहीं मानी गई, पूरे अपोजिशन ने बायकॉट किया और बायकॉट के बाद एक ओवरवेलमिंग मार्जिन से अवामी लीग फिर से चुनाव जीतकर आ जाती है। अब चुनाव फिर अगले होते हैं जाके 2018-19 में, 2018 की शायद 30 दिसंबर को चुनाव हुए थे। तो वो 2018 के एंड के जो चुनाव हैं, वो 2018 के एंड के चुनाव में आप ये देखें कि ये पार्टियां जो हैं ये चुनाव में भाग ले लेती हैं। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गलती हुई हसीना वाजेद से। और हसीना वाजेद से ये गलती हुई कि जो BNP की चीफ थी यानी खालिदा जिया, वो खालिदा जिया, HM इरशाद तो इनके साथ मिल गए। खालिदा जिया जो थी वो चुनाव नहीं लड़ पाई। इस चुनाव में वो इंडिपेंडेंट वाली या आपके इंटरिम गवर्नमेंट वाली मांग नहीं थी। इसमें यह हुआ कि खालिदा जिया को कन्विक्ट कर दिया गया। उनके खिलाफ पुराने करप्शन के मुकदमे थे, उन करप्शन के मुकदमों में उनका कन्विक्शन हो गया और वो चुनाव नहीं लड़ पाई। यहाँ से मामला और भी बिगड़ गया। इसलिए जो लोग कई बार कहते हैं कि साहब कि राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं भेजते, देखिए जेल भेजने से मामले जो है ना, ख़ास तौर से जब इस तरह के मामले जो है वो व्यक्ति चाह ही यही रहा है कि किसी तरह से उसको जेल भेज दिया जाए और जेल भेजने से उसकी जो सहानुभूति है या उसके जो इंटरनेशनल सपोर्टर्स हैं उनको एक प्राणवायु मिल जाए। आप देखें कि 2013 का भी जो इलेक्शन था उसमें भी जो अंतर्राष्ट्रीय तबका था उसने सबने उस चुनाव को मान्यता देने से इनकार किया था। जी, भारत में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी चुनाव को मान्यता देने से इनकार किया जाए। लेकिन अब जो ये प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास उसी दिशा में जा रहे हैं और ये दिशा तब से निर्धारित होती है जब से ये वेस्ट के जो किराए के जो आपके सारे रेटिंग एजेंसीज़ हैं
वो भारत की रेटिंग्स डाउन करने लगी हैं, भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहने लगी हैं, भारत का जो है वो फ्रीडम इंडेक्स डाउन है, भारत का हंगर इंडेक्स जो है वो अप है, भारत बहुत हंगरी है, यानी कि जिनको भारत अनाज देता है और जिनको सहायता देता है वो भी साहब हंगर में, फ्रीडम में, प्रेस फ्रीडम में, इनमें सब में भारत से अच्छी। याद हो कि पाकिस्तान भी प्रेस फ्रीडम में भारत से अच्छा बताया जाता, अफ़गानिस्तान भी बताया जाता। तो इस प्रकार की जो फ्रॉड रेटिंग्स जो है वो इसी दिशा में कदम है, ये इस दिशा में कदम काफ़ी पहले से उठाया जा रहा था। एक इनको आशा बंधी थी कि 2024 में ये कुछ कर लेंगे, पहले तो 2019 में धक्का पहुंचा, क्योंकि 2019 तक राहुल गांधी को ये था कि भाई ये तो एक ब्लिप है कि एक बार हो गया, ये बार बार नहीं होगा कि मोदी फिर से जीत के नहीं आ सकते। मोदी पिछली 2014 से भी अधिक मेजॉरिटी से जीत के आ गए। फिर 2024 में इन्होंने भारी भ्रम फैलाया, मोदी ने भी कुछ गलतियां की, ख़ास तौर से मोदी का जो वो 400 वाला जो नारा था, और 400 नारे के साथ साथ जो कोर जो हिंदुत्व है उसको थोड़ा सा इग्नोर किया गया, उसको लेके जो फॉल्ट लाइन्स हुई और इनका जो एक भ्रामक प्रचार हुआ, संघ के साथ जो थोड़ा बहुत रप्चर हुआ जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिला उत्तर प्रदेश इत्यादि में, ये सब जो हुआ तो इसको लेके मोदी की पॉपुलैरिटी में कमी दिखी चुनाव के परिणामों में। अब इनको ये लगा कि साहब के अब तो मौका अच्छा है, अब तो चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल हम पहुंच गए हैं और अब जो है वो इसको करके अब हमको चाँप लेते हैं बिल्कुल, और तरह तरह के जो एलिगेशंस इत्यादि हैं वो लगा लेंगे और कर लेंगे इसकी जो है। अब तो 2240 के बाद तो कुछ होता नहीं। तो बड़ी उम्मीदों से इन्होंने चुनाव लड़े, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, झारखंड के, दिल्ली के, उनमें 4 में से 3 में बुरी तरह से ये लोग हार गए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत गई इन तीनों चुनावों में। अगले जो 4 चुनाव आने हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी केवल असम में पावर में है, बाकी केरला, तमिलनाडु, बंगाल में कभी पावर में रही नहीं है। तो इसमें बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का स्टेक भी नहीं है। अब इनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद विशेषकर से ये लगा कि भाई ये मामला तो पूरी तरह से हाथ से जाता है, हाथ से जा रहा है, क्योंकि लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की जो कम हो गई थी वो अचानक उसमें उछाल आया और वो 74-75% पे पहुंच गई। तब इनको लगा कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो वही अपना जो डीलेजिटिमाइज करने का जो अपना प्लान है उसी को एक्टिवेट किया जाए। तो अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो यही है कि इलेक्शन कमीशन को डीलेजिटिमाइज करके ये सिद्ध किया जाए कि भारत में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर नहीं होते। उसके बाद जो इनके विदेशी जो इनके आका बैठे हुए हैं उन विदेशी आकाओं को एक्टिवेट किया जाए और उनकी मदद से एक ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि भाई यहाँ पर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करके यहाँ और सत्ता पे कब्जा किया जाए। लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं, और समस्याएं ये हैं कि भारत में एक इलेक्शन तो होता नहीं। अब 28 तो राज्य हैं, 28 राज्यों में चुनाव होते हैं और बल्कि 3 यूनियन टेरिटरीज़ में चुनाव होते हैं, तो 31 चुनाव अलग अलग प्रोविंसेस के होते हैं। बांग्लादेश में तो ऐसा है नहीं। तो उन 31 चुनावों में अलग अलग परिणाम आते हैं। तो इसलिए इनकी बात तो वो जम नहीं पाती और फिर सभी में चुनावों में सभी में बायकॉट ये कर भी नहीं पाएंगे। कल को तेलंगाना में अगर सरकार आनी है या कर्नाटका में आनी है, इनको लगता है कि आ सकती है, तो कैसे चुनाव बायकॉट करेंगे? नहीं कर सकते। तो इसलिए मामला वैसा है नहीं। दूसरे मिलिट्री जो है वो कभी इनके साथ आएगी नहीं। भारत की मिलिट्री की न केवल प्रकृति अलग है, इसलिए प्रयास तो वही चल रहा है और ट्रंप की मूर्खताओं से उसको इनको काफ़ी प्राणवायु भी मिली है, लेकिन मामला दिख नहीं रहा कि कहीं किसी तरह से सिरे चढ़ेगा।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।